जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th यूनिट 7 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू हुए, किस वर्ष में शुरू हुए? 1991 में शुरू हुए। उदारीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। उदारीकरण यानी हम उदार बनते हैं। कैसे सरकार उदार बनती है कि वो जो निजी क्षेत्र होता है उस पर नियंत्रण को कम कर देती है। नई आर्थिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमि को बदल दिया है। आंसर है वित्तीय क्षेत्र में के एक नियामक से सुविधाकर्ता तक। इसका अर्थ है कि पहले जो आरबीआई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह क्या करती थी? जो अन्य छोटी छोटी सी बैंकें होती थी उन बैंकों पर नियंत्रण रखती थी। अब क्या हो गया है कि आरबीआई इन बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखती बल्कि उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन को उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो उत्तराधिकारी जैसे पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, ऐसे ही विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? गाट का, व्यापार एवं टैरिफ समझौता गाट। तो इसका जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? WTO। पहले गाट संस्था थी और अब कौन सी संस्था है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये गाट है और गाट से ही क्या बनता है? WTO। WTO को क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई? जब वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ देंगे तो फिर वो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी? हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो जाएगा। अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण यानी इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए क्या किया? आंशिक परिवर्तनीयता, रुपए को आंशिक परिवर्तनीय बना दिया। टैरिफ, जो टैक्स लगाते थे उसमें कमी कर दी। विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में वृद्धि, अब विदेशी कंपनियां हमारे देश में शेयर खरीद सकती हैं, उसकी सीमा में वृद्धि कर दी। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए नियंत्रण लगाए गए थे। भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या नियंत्रण लगाए गए थे? निजी इजारेदारियों के विकास को रोकना, यानी निजी जो कंपनियां थी पहले सरकार उनके विकास को रोकती थी। देश के वित्तीय संसाधनों पर बड़े घरानों की पकड़ को कम से कम रखना, ये भी पहले करती थी। क्या था कि पहले जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार करने आए थे और शासन करने लगे। तो अब इस डर के कारण शुरू में सरकार क्या नियंत्रण रखती थी? निजी लोगों को काम करने की अनुमति नहीं देती थी, रोकती थी, कम अनुमति देती थी। और जो बड़े वित्तीय घराना थे जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी, तो अभी आए हैं, ऐसे ही टाटा बिरला जो उस समय थे तो उनकी पकड़ को कम करती थी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 1991 के पहले सरकार ने डैश उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए। तो निजी, पहले सरकार निजी क्षेत्र पर भी विश्वास नहीं करती थी और उस पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाती थी। वित्तीय क्षेत्र के डैश के रूप में आरबीआई ब्याज दर संरचना तय करेगा। पहले क्या होता था कि आरबीआई जो थी वो नियंत्रक थी, तो वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए वो ब्याज दर को निर्धारित करती थी। कर सुधार डैश सुधारों के प्रमुख घटक हैं। कर सुधार जो है वो वित्तीय सुधारों के प्रमुख घटक हैं। डैश कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर डाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर, जैसे मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा तो
पेन जब आप खरीदते हैं तो उस पर जो भी टैक्स लगा होता है वो आप चुकाते हैं, भले ही आपको पता नहीं है। लेकिन उस टैक्स को सबसे पहले किसने चुकाया था? उस टैक्स का जो उस पेन का उत्पादक था उसने पहले उस पेन पर टैक्स चुकाया। अब जब आपने उस पेन को खरीदा तो टैक्स आप पर डाल दिया, यानी आप अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, टैक्स का भार दूसरों पर डाल दिया जाता है। अवमूल्यन का तात्पर्य सामाजिक हित और स्वहित सर्वोच्च है। अवमूल्यन का अर्थ होता है, अवमूल्यन होता क्या है कि किसी दूसरे देश की मुद्रा के संदर्भ में, जैसे डॉलर के संदर्भ में भारतीय रुपए के मूल्य को कम करना अवमूल्यन होता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं सरकारें? जिससे कि समाज का हित हो, वस्तुएं सस्ती हो जाएं। विदेश से जो वस्तुएं हम आयात कर रहे हैं वो हम कम आयात करें, जो निर्यात कर रहे हैं वो ज़्यादा निर्यात करें और कम आयात करें, इसलिए हम क्या करते हैं? अवमूल्यन। तो अवमूल्यन क्यों किया जाता है? सामाजिक हित या स्वहित के लिए। आउटसोर्सिंग निजीकरण की एक शाखा है। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि हम अपने देश की सेवाएं दूसरे देश में देते हैं, यानी जो सेवाएं हम दूसरे देश से ले सकते हैं दूसरे देश से लेते हैं। तो ये क्या है? निजीकरण की एक शाखा है आउटसोर्सिंग। सही गलत को चिन्हित कीजिए। भारत में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया। तो यह कथन जो है वो सही है। 1991 से हमारे यहाँ आर्थिक सुधार शुरू हुए। नई आर्थिक नीति में LQP के LPG द्वारा प्रतिस्थापित निहित है। नई आर्थिक नीति जो थी उसमें हमने क्या करा? LPG की नीति को अपनाया। पहले LQP की नीति थी, अब 1991 से LPG। L का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, P यानी प्राइवेटाइजेशन और G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो नई आर्थिक नीति में हमने LPG की नीति को अपनाया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उद्योग के नियमन के लिए लाइसेंस शराब के मामले में आवश्यक है। अब शराब पर का लाइसेंस आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, इसलिए यह कथन सही है। GDP में औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी आर्थिक विकास का संकेतक है। यानी अब पहले आर्थिक हमारे यहाँ कृषि की GDP में भागीदारी ज़्यादा थी और अब उद्योग की भागीदारी ज़्यादा है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्थिक विकास जो है उसकी गति तेज हो रही है। तो यह कथन सही है। वैश्वीकरण पूंजी की तुलना में धन की मुक्त आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें हम पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही नहीं, बल्कि सीधे श्रम ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है वैश्वीकरण में। फिर इसलिए यह कथन गलत है। इसमें पूंजी को प्रमुखता दी गई है, जबकि श्रम भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है वैश्वीकरण में। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास को आर्थिक विकास कहा जाता है। तो यह कथन सही है, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। आंशिक परिवर्तन, विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बिक्री। क्या होता है? आंशिक परिवर्तन की जो विदेशी मुद्रा होती है वो हमारे देश में जब आर्थिक सुधार शुरू हुए तो आंशिक परिवर्तनीयता की नीति के अंतर्गत हम विदेशी मुद्रा की आंशिक रूप से खरीदी और बिक्री कर सकते थे। गैर टैरिफ बाधा, कोटा यानी हम इतने से ज़्यादा वस्तु किसी दूसरे देश से अपने देश में नहीं ला सकते, तो इसे क्या कहेंगे? कोटा बाधा। और इसी को क्या कहा जाता है? गैर टैरिफ बाधा। वित्तीय क्षेत्र RBI द्वारा विनियमित एवं नियंत्रित होता है। यानी वित्तीय क्षेत्र को कौन नियमित करता है? RBI। टैरिफ में कमी, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन। अब सरकार पहले क्या करती थी कि जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती थी तो उन पर बहुत अधिक टैक्स लगाया जाता था। अब क्या कर रहे हैं? टैक्स को सरकार कम कर रही है, जिससे भारतीय कंपनी भी विदेशी कंपनियों के साथ
प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रत्यक्ष कर आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, यानी जिस पर आयकर लगाया जाता है वही इसका भुगतान भी करता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौता गैट जो है वह एक बहुपक्षीय व्यापार समझौता था, यानी विभिन्न देशों के बीच में व्यापार के लिए एक समझौता था, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गैट। एक शब्द में उत्तर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। गाट का पूरा नाम क्या है? व्यापार एवं प्रशुल्कों का सामान्य समझौता। गैट की स्थापना कब हुई? 1948 में। 1947 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 48 में गैट की स्थापना हुई। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है जीएसटी, जिस पर लगाया जाता है वो किसी दूसरे पर इसे टाल देता है। जैसे पेन का उत्पादक पेन पर कर चुका था और आपसे उसको वसूल लेता है, तो जीएसटी भी इसी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के 2 उदाहरण बताइए। विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। जीएसटी कब पेश किया गया? 1 जुलाई 1917। अगर आप 2017 याद करना भूल जाएं तो 17 को खतरा से याद कर लेना कि जीएसटी ने व्यापारियों पर, शुरू में व्यापारी इसे खतरा मानते थे, तो जीएसटी कब पेश किया गया? 2017, या खतरा जैसे आपको याद हो जाए। 1 जुलाई से पहले स्कूल खुलते थे तो 1 जुलाई 2017 से। भारत में आर्थिक सुधार क्यों शुरू किए गए? पहला पॉइंट है आर्थिक संकट का सामना करने के लिए। 1991 में भारत में जो विदेशी मुद्रा थे उनके भंडार इतने कम हो गए थे कि हमें वर्ल्ड बैंक के पास ऋण लेने जाना पड़ा, और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यदि हम आर्थिक सुधार जो हैं शुरू करेंगे तो हमें ऋण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमने ऋण लेने के लिए आर्थिक सुधार आरंभ किए। दूसरा है अधिक सरकारी व्यय। अब ये जो आर्थिक संकट था इसलिए आया था क्योंकि जो सरकार थी उसने बहुत अधिक सरकारी व्यय कर दिए थे। इन व्ययों को पूरा करने के लिए क्या किया? हमने उधार लिया। अब उधार को चुकाने के लिए हमें ऋण की आवश्यकता थी, और ऋण हमें तभी मिल सकते थे जबकि हम आर्थिक सुधार शुरू करते। इसलिए आर्थिक सुधार 1991 में आरंभ किए गए, जिससे सरकारी व्यय कम हो सके। आयातों का भुगतान 1991 में हमने इतने अधिक आयात कर लिए थे कि भुगतान करने की क्षमता नहीं थी। देश के पास केवल इतने धन था कि हम 3 सप्ताह तक ही विदेशी मुद्रा का भुगतान करने में सक्षम थे, इसलिए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। मुद्रास्फीति 1991 में खाड़ी का युद्ध हुआ था, यानी इसमें तेल के कुओं में आग लगा दी गई थी, तो पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी और हमारे यहाँ मुद्रास्फीति तो 12% यानी 2 अंकों में पहुँच गई थी। तो मुद्रास्फीति को कम करने यानी कीमत को कम करने के लिए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। घटिया प्रबंधन। हमारे देश में प्रबंध इतना घटिया था कि सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम थे, उद्योग थे, वो घाटे में चल रहे थे। उनको घाटे से उबारने के लिए आर्थिक सुधार आरंभ किए गए। तो आप चाहें तो इसके पॉइंट भी बना सकते हैं। आर्थिक संकट का मतलब पॉइंट अलग से बना के आंसर लिख सकते हैं। आर्थिक संकट का सामना करने के लिए, सरकारी व्ययों में कमी करने के लिए, आयातों के भुगतान के लिए, कीमतों में कमी के लिए या मुद्रास्फीति में कमी के लिए, और घटिया प्रबंध के सुधार के लिए। आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। योगदान यानी आर्थिक उदारीकरण, यानी पहले हमारे देश में आर्थिक नीतियाँ बहुत अधिक कठोर थीं, तो कठोर आर्थिक नीतियों को सरकार ने क्या किया? उदार बनाया। तो उदार आर्थिक नीतियों से हमें क्या लाभ हुआ, यह आपसे पूछा गया है। पहला लाभ हुआ कि पहला लाभ या योगदान की राजकोषीय घाटे में कमी आई। राजकोषीय घाटा यानी सरकार खर्चा ज़्यादा करे और आमदनी कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा जो
1991 में 8.5% था, वो अभी 3.5 से 4% तक है और घटता ही जा रहा है। तो जो सरकार ने नीतियों को उदार बनाया, यदि आपको ये आंकड़े याद न रहे तो आप लिख सकते हैं कि सरकार ने नीतियों को उदार बनाया, उनके परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे में कमी आई। 1991 में राजकोषीय घाटा अत्यधिक था, जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गरीबी में कमी, पहले 1991 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 93 में 45% थी, जो 2011 में 22% हो गई है। यानी गरीबी में क्या हो गई है, धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी का मतलब होता है कि देश में जो उत्पादन है उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो पहले हमारी जीडीपी का आकार 5 लाख करोड़ के आसपास था, जो 2015 से 16 में बढ़ गया। आपको यदि आंकड़ा याद ना रहे तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि 1991 में भारत की जीडीपी अत्यधिक कम थी, जो आर्थिक सुधारों के कारण धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो गई है। इस प्रकार आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, या सकारात्मक योगदान आर्थिक उदारीकरण ने दिया है। फिर आर्थिक निवेश में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि। 1991 में भारत में केवल $7 करोड़ का विदेशी निवेश था, जो $60 अरब से ज़्यादा हो गया। यदि आप एक एक आंकड़ा भी याद कर लेते हैं, दोनों याद न करें, तो केवल 1991 में इतना था, अब धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक योगदान रहा। ये लाइन आप सब में लिख सकते हैं लास्ट में, कि इस प्रकार आर्थिक उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में वित्तीय क्षेत्र में सहायक के रूप में नियंत्रक की भूमिका क्यों बदलनी पड़ी। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहले भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रक की भूमिका यानी अन्य बैंकों पर बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखती थी, और अब जो है वो सहायक बन गई है, अन्य बैंकों को सहायता करती है। ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1991 के पहले किन किन चीज़ों को नियंत्रित करती थी वो हम देख लेते हैं। पहले 1991 के पहले रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार सभी को नियंत्रित करती थी। लेकिन जब से आर्थिक सुधार हुए उसके बाद उसने नियंत्रक की जगह सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा की। अब नियंत्रक की जगह सुविधा प्रदाता का मतलब है कि अब रिजर्व बैंक केवल नियंत्रण नहीं करता बल्कि अन्य बैंकों को कई मामलों में परामर्श भी प्रदान करता है। तो किन मामलों में सहायक बना या परामर्श प्रदाता बना वो हम देख लेते हैं। पहले रिजर्व बैंक क्या करता था, ब्याज दरों को खुद तय करता था यानी नियंत्रक। अब ब्याज दरों को बाजार बलों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी सरकार ने नियंत्रण की जगह क्या कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया कि बाजार बल बाजारों को निर्धारित करेंगे और बैंकों को कुछ निर्देश देता है या कुछ सुझाव देता है जिससे कि वो ब्याज दरों को उचित तरह से नियंत्रित कर सकें। पहले आरबीआई प्रबंधकीय निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था प्रबंधकीय निर्णयों को, लेकिन अब प्रबंधक को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया यानी सुविधा सहायक बन गया। पहले निजी क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली में जो है आने की अनुमति नहीं थी, अब भी निजी क्षेत्र भी बैंकिंग प्रणाली के लिए खुले हुए हैं, इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। पहले क्या था कि पूंजी बाजार में विदेशों से संसाधन जुटाना कठिन था, अब विदेशों से संसाधन जुटाना भी सरल हो गया। इस प्रकार रिजर्व बैंक नियंत्रक के स्थान पर सुविधा प्रदाता बन गया है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है, यानी इसमें आपसे पूछा है कि जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई
वह वाणिज्यिक बैंक यानी जैसे SBI है, कैनरा बैंक है आदि बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। तो नियंत्रण का पहला तरीका है कि RBI बैंक दर और रेपो दर को तय करता है। अब ये बैंक दर और रेपो दर क्या होती है कि RBI बैंक दर और रेपो दर को तय करता है। बैंक दर और रेपो दर क्या होती है कि जो RBI है वो कॉमर्शियल बैंक जैसे SBI आदि बैंक हैं, ये क्या कहलाती हैं, कॉमर्शियल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक को ऋण लेना हो तो वो किससे लेंगी, RBI से। तो जिस दर पर वो ऋण लेती हैं वह यदि दर दीर्घकालीन है तो बैंक दर और अल्पकालीन है तो रेपो दर, यानी इन दोनों दर से जो है कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं RBI से ऋण ले सकती हैं। तो इस प्रकार RBI क्या करती है कि इन दरों को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। इनको कम और ज़्यादा करके RBI वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करती है। दूसरा है परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात। परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात दो होते हैं, एक तो CRR और दूसरा SLR। CRR का मतलब होता है कि आपने जैसे 100 रुपये बैंक में जमा किए और यदि मान लीजिए कि बैंक ने इससे किसी को ऋण दे दिया और आप फिर ये पैसे लेने पहुंच गए बैंक के पास, तो बैंक के पास संकट हो जाएगा कि वो आपको पैसे कैसे वापस करें। इस संकट से बचने के लिए दो प्रकार के रिज़र्व रखे जाते हैं, एक CRR कैश रिज़र्व रेशियो और दूसरा SLR स्टैट्यूटरी रिज़र्व लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक को, और CRR जो है वो RBI के पास रखना पड़ता है। इनकी जो दर होती है 5% या 25%, जो भी दर होती है, इनकी दरों में परिवर्तन करके RBI कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। मार्जिन आवश्यकताओं को तय करना। मार्जिन आवश्यकता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख का ऋण चाहिए है। अब 1 लाख के ऋण के लिए आपको कितने मतलब जो प्रतिभूति गारंटी जैसे मकान या दुकान या किसी भी चीज़ को आप गिरवी, सोना चांदी गिरवी रखते हैं, तो 1 लाख के लिए मान लीजिए कि आपको 1 लाख के ऋण के लिए 50,000 की प्रतिभूति या जमानत के लिए वस्तु रखना पड़ेगी। तो अब कभी कभी तो ये 50,000 होती है, कभी 20,000, कभी 10,000। तो जितनी आपको जमानत के लिए राशि रखनी होती है, इस राशि को RBI कभी तो कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है मार्जिन मनी। तो मार्जिन मनी को कम और ज़्यादा करके RBI वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। इसके बाद है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि जो RBI होता है वो कॉमर्शियल बैंकों से कहता है कि विविध क्षेत्रों में जैसे कृषि के लिए आप कितने तक ऋण दे सकते हैं, उद्योग के लिए आप कितने करोड़ तक ऋण दे सकते हैं। तो इसकी ऊपरी सीमा निश्चित कर देता है कि कितनी सीमा तक आप ऋण दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकें नहीं दे पाती। इस प्रकार RBI वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। कृषि क्षेत्र इस सुधार की प्रक्रिया से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, क्यों? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1991 में जो सुधार शुरू हुए थे हमारे देश में, आर्थिक सुधार, उनका कृषि पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, उसका क्या कारण था? पहला कारण है सार्वजनिक व्यय में कमी, यानी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर कम व्यय किया। सुधार की अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारित संरचना, यानी कृषि क्षेत्र में जो व्यय करने थे सरकार को, सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क, शीघ्र प्रसार, इन सब के लिए जो सरकार को व्यय करने थे वो सरकार ने कम किए। तो चूँकि इन सब पर व्यय कम किए इसलिए कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रतिकूल या बुरा प्रभाव पड़ा। उर्वरक सहायकी समाप्ति। सहायकी मतलब सब्सिडी। जैसे यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसान उर्वरक खरीदता है तो उर्वरक की बोरी 1,000 की आ रही है,
तो सरकार यदि उस पर 200 रुपये सब्सिडी दे रही है तो वो उसे कितने में मिलेगी? 800 रुपये में ही मिलेगी। अब सुधारों के कारण सरकार ने सब्सिडी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सब्सिडी समाप्त करने से किसानों की उत्पादन लागत क्या हुई? बढ़ गई, और उत्पादन लागत बढ़ने से जो छोटे किसान थे उन पर बुरा प्रभाव इसका पड़ा। अगला है विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना। क्या हुआ कि जब सुधार 1991 के शुरू हुए तो WTO जो नामक एक संगठन की स्थापना हुई। अब ये जो WTO था इसने क्या कहा कि भारत को आयात शुल्क में कटौती करनी पड़ेगी। जैसे विदेशों से कोई वस्तु हमारे देश में कृषि पदार्थ आ रहा है तो उस पर हमारी सरकार क्या करती थी? टैक्स लगा देती थी। टैक्स लगा देती थी तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी। कीमत बढ़ जाती थी तो हमारे देश की वस्तुएं सस्ती लगती थी और हमारे देश के कृषि पदार्थ देश के अंदर ज़्यादा बिकते थे। अब क्या कहा है WTO ने कि इस टैक्स को हम क्या करें? समाप्त कर दें। तो इससे क्या होगा कि विदेशी वस्तु की कीमत हमारी वस्तु की कीमत के बराबर हो जाएगी। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्रतियोगिता। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी पहले सरकार तय करती थी, अब WTO के कारण धीरे धीरे इसे समाप्त करना पड़ रहा है। परिणामात्मक प्रतिबंध भी हटा दिए गए। पहले विदेशों से यदि कोई कृषि पदार्थ हमारे देश में विदेश से कोई कृषि पदार्थ आता था तो उस पर सरकार क्या करती थी? प्रतिबंध लगा देती थी कि इतने से अधिक पदार्थ नहीं आएगा। लेकिन अब ये परिणामात्मक प्रतिबंध भी क्या किए हैं? सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। और अब इन सब के कारण क्या है कि किसानों को विदेशी पदार्थों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है और प्रतिस्पर्धा के कारण उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ओवरऑल इस पॉइंट में हमने ये समझा कि WTO की स्थापना के कारण अब आयात कृषि पदार्थ जो विदेशों से आते थे उन पर आयात शुल्क में कटौती हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो गया है। परिणामात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और इन सब के कारण अब जो किसान हैं उन्हें सीधे विदेशी पदार्थों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अब हमारे किसानों का माल उतनी अच्छी गुणवत्ता का ना होने के कारण वे उस प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते। खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि। उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुख हो गई है। मतलब हम उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसका कि निर्यात ज़्यादा होता है। आंतरिक उपभोग खाद्यान्न फसलों का स्थान निर्यात नकदी फसलों ने ले लिया। अब हमारे यहाँ खाद्यान्न गेहूँ चावल जैसे खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है और नकदी फसल जैसे गन्ना है कपास है इनका उत्पादन अधिक होने लगा। तो जब खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तो खाद्यान्न की कीमतें हमारे देश में क्या हुई हैं? सुधारों के बाद बढ़ने लगी हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण नाम से ही समझ में आ रहा विश्व। अब वैश्वीकरण में क्या होता है कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को जब एकीकृत कर लिया जाता है, जैसे एक देश में अपना क्रय विक्रय होता है, सभी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कर दें? एक दूसरे से जोड़ दें। एक दूसरे पर जो भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं उन प्रतिबंधों को हटा दें तो वैश्वीकरण हो जाएगा। अंग्रेज़ों के आने के बाद हमने विदेशी कंपनियों को अपने देश में नहीं आने दिया था। अब सब देश अपने देश की कंपनियां दूसरे देश में जाएंगी और दूसरे देश की कंपनियां अपने देश में आएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। यानी सारा विश्व जो है एक बाज़ार के रूप में हो जाएगा। वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। विश्व में अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सब क्या हो जाएं? एक ही हो जाएं। पूरा विश्व एक बाज़ार हो जाए। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें व्यापार में जो भी एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें या तो हम कम कर दें या फिर समाप्त कर दें। इसके अलावा सभी देश एक दूसरे को प्रौद्योगिकी ज्ञान दें, एक दूसरे के ज्ञान का लाभ उठाएं और सभी देश जो हैं एक साथ विकास करें तो उसे हम क्या कहेंगे कि वैश्वीकरण हो रहा है। वैश्वीकरण में मूलतः पूरे विश्व में जो भी बाज़ार है उसे एकीकृत बाज़ार के रूप में देखा जाता है। पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल गांव के रूप में बन जाता है। जैसे हमारा बाज़ार है ऐसे पूरा विश्व का बाज़ार भी हमारा ही बाज़ार होगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? वैश्वीकरण की पहली विशेषता है भौगोलिक दूरी सिमटना। पहले क्या था कि वैश्वीकरण के पहले
दूसरे एक देश की वस्तु दूसरे देश के द्वारा यूज़ नहीं की जाती थी। अब भौगोलिक दूरियां जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। नई संस्कृति जो जीन्स पैंट वाली संस्कृति है, इंटरनेट वाली चैटिंग वाली संस्कृति है, मोबाइल वाली संस्कृति है, वह संस्कृति अब आ गई है। इसके बाद उपभोक्तावाद को बढ़ावा, आप मैकडोनल्ड देख लीजिए, नई नई कंपनियां आ रही हैं जिससे कि क्या हुआ है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। श्रम बाजार का वैश्वीकरण, यानी एक व्यक्ति जिसे अपने देश में कम मजदूरी मिल रही है और विश्व के अन्य किसी देश में यदि उसे ज़्यादा वेतन मिल सकता है तो वो वहाँ जाकर काम कर सकता है। बिचौलियों को बढ़ावा, आप यदि क्या है कि यदि मान लीजिए किसी बच्चे को शिक्षा लेने इंग्लैंड जाना है भारत से, तो बीच में क्या होगा, बिचौलिया होगा जो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यदि इसे रोज़गार के लिए किसी दूसरे देश में जाना है तो बीच में बिचौलिया होगा, तो बिचौलिया जो हैं वो बढ़ रहे हैं। शिक्षा का वैश्वीकरण, पहले क्या होता था, बच्चा अपने गांव के ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता था। अब वह अपने गांव के स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर किसी भी विश्व के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही और लचीलापन, यानी अब आप एरोप्लेन की सहायता से आजकल वीज़ा आदि भी आसानी से मिल जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मैकडोनल्ड आदि, इनकी सक्रियता हुई है, ये प्रत्येक देश में देखने मिलने लगी हैं। वैश्वीकरण के लाभदायक प्रभाव, अब ये जो वैश्वीकरण हुआ है इसका क्या लाभ हुआ है, इसका पहला लाभ हुआ है वैश्विक निवेश में वृद्धि, प्रत्येक देश में जो है कंपनियों में निवेश बढ़ा है। युद्ध की संभावनाएं कम हो गई क्योंकि हर देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर निर्भर है, इसलिए वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते हैं। फिर है विश्व एकल बाजार के रूप में, पूरे विश्व का बाजार जो है वो क्या हो गया, अब एकल बाजार हो गया है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, यानी एक व्यक्ति उसे यदि एक जगह रोजगार नहीं मिलता तो वो विश्व में कहीं पर भी जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को लाभ, उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ है कि अब उसे एक ही वस्तु की कई वैरायटियां प्राप्त हैं और कई कीमत भी उसे प्राप्त हैं। अब वो जिस भी कीमत पर चाहे, जो उसे सुविधाजनक लगे उस कीमत पर वो वस्तुएं क्रय कर सकता है। वैश्विक पर्यटन में वृद्धि, अब व्यक्ति अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर पर्यटन के लिए जा सकता है। जीवन स्तर में वृद्धि, पहले व्यक्ति जो है एक छोटे से मकान में ही काम चला लेता था, अब मकान के साथ कार भी चाहिए और फ़ोन भी चाहिए, नई नई सुविधाएं चाहिए, यानी जीवन स्तर में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव, बुरा प्रभाव क्या पड़ा है, कोरोना जैसे नए वायरस जो है वो वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे देश में चले जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके आगे छोटे छोटे से जो दुकानदार होते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। असमानता में वृद्धि, कुछ देश तो वैश्वीकरण के कारण बहुत अमीर हो रहे हैं और कुछ देश बहुत गरीब हो रहे हैं। पर्यटन के लिए एक देश के लोग दूसरे देश जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। वैश्वीकरण की अवधारणा व्यापक है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है आज समय की आवश्यकता है, इसलिए इसे अपनाना आवश्यक है। अब इसमें आपको इतने सारे पॉइंट पूरे याद नहीं करना, 4 पॉइंट हर उसके अंदर आप याद कर सकते हैं।